धन सिंह रावत और सतपाल महाराज को पीछे छोड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की रेस में बाजी मार ली। कल यानी रविवार को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि 10 सितंबर तक उनको विधायक चुने जाने की संवैधानिक बाध्यता थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से चुनाव मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल गुजारकर तीरथ रावत विदा हो गए और कमान 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी के हाथों में चली गई। और इस तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे सस्पेंस पर आखिरकार ब्रेक लग गया। सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में पार्टी का युवा चेहरा है। खटीमा से लगातार 2 बार विधायक हैं। कुमाऊं क्षेत्र से बड़ा राजपूत चेहरा है। संघ से बेहद अच्छे रिश्ते रखने वाले पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का करीबी माना जाता है। इसके अलावा धामी पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी रह चुके हैं। धामी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के डीडी हाट तहसील के टुंडी गांव में हुआ था। उनके पिता सेना में थे, इसलिए बचपन से ही अनुशासित रहे हैं। जैसे हमारी जन्मभूमि है, मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी है जिन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह लगातार अपने आंचल में छांव देने का काम किया और आज प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली पहली पार्टी होती है। हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में दिन भर चले घटनाक्रम के बाद देहरादून लौटे सीएम तीरथ सिंह रावत ने रात करीब 11:30 बजे अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद सभी की नजरें विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई थी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम भी देहरादून पहुंच चुकी थी। विधायकों की राय ली गई और पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगी। इस बैठक में सर्वसम्मति से पुष्कर धामी जी को विधायक दल के नेता पद के लिए चुना गया। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के इस प्रस्ताव को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के पास गए और उनको आग्रह किया कि वो हमारे नए नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये सब लोग राजभवन के टच में हैं। कल शपथ हो, इस प्रकार की रचना बनी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी ने दाव यूं ही नहीं खेला है। पुष्कर धामी युवाओं में खासी पकड़ रखते हैं। 2002 से 2008 के बीच प्रदेश में युवाओं को संगठित कर उन्होंने विशाल रैलियां की। प्रदेश के उद्योगों में युवाओं को 70% आरक्षण दिलाना उनकी बड़ी उपलब्धि माना जाता है। और समस्त पूरी हमारे क्षेत्र खटीमा की जनता का, देवतुल जनता का, जिन्होंने हमें धामी जी को यहाँ से 2 बार के का विधायक बनाया और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। अपने गठन के 20 साल में 10 मुख्यमंत्री देख चुका उत्तराखंड नए सीएम से कई उम्मीद लगाए हुए है। युवा चेहरे के तौर पर पुष्कर धामी पर न सिर्फ पार्टी को प्रदेश में एकजुट रखने की जिम्मेदारी होगी, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी। वक्त कम है और चुनौतियां बेहद गंभीर हैं। यूपी में धर्मांतरण की साजिश रचने वाले उमर गौतम को होने वाली फंडिंग की जांच ईडी कर रहा है और इसी सिलसिले में ईडी ने उमर गौतम के ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली के बाटला हाउस में उमर गौतम के घर और दफ्तर में छापेमारी की गई। इसके साथ ही दिल्ली और यूपी के कुल 6 ठिकानों पर रेड की गई। ईडी के सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण के लिए उमर गौतम को करोड़ों रुपए विदेश से मिले हैं। इस मामले में ईडी के पास इनपुट्स हैं और तहकीकात के लिए रेड की गई। लेकिन इस बीच ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह आई कि उमर गौतम और उसके सहयोगी काजी जहांगीर ने सीएए एनआरसी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान भी कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था।
इसका खुलासा एटीएस की जांच में हुआ है। एटीएस के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले साल कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। पूछताछ में पता चला कि पिछले साल सीएए और एनआरसी का विरोध करने वालों में बहुत सारे लोग दूसरे धर्म के भी शामिल थे। उन्हीं को उमर की संस्था आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर ने टारगेट किया और उस दौरान उमर ने एक दिन में 10 से 12 सभाएं की और कहा गया कि अगर सीएए और एनआरसी को रोकना है तो इस्लाम को मजबूती देनी होगी। ये भी समझाया गया कि इस्लाम कबूल करने में आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती मिलेगी। इससे प्रभावित होकर ही बीते साल कई गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। धर्मांतरण मामले में एटीएस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एटीएस इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, इरफान शेख और राहुल भोला को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। तीनों आरोपियों को उनका सामना उमर गौतम से भी कराया गया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान हवाला के जरिए फंडिंग से जुड़े नए राज सामने आए हैं। फंडिंग के लिए कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया, जिनका ब्यौरा बैंकों से हासिल किया गया है और इस आधार पर अब कई बैंक खाता धारकों की छानबीन तेज कर दी गई है। इसके तहत कई जिलों में लगातार छानबीन की जा रही है। हवाला नेटवर्क से जुड़े कुछ लोगों की भी तलाश की जा रही है। इस मामले में एटीएस जल्द ही कुछ अन्य गिरफ्तारियां भी कर सकती है। यूपी में एटीएस धर्मांतरण की साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है, लेकिन आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे माहौल गरमाया हुआ है। यूपी के आगरा में एक लड़की को झांसा देकर शादी करने और उसके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का मामला भी सामने आया है। आरोप है कि एक हिंदू नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसे घर से भगाया गया। इसके लिए आरोपी ने अपना वास्तविक नाम छिपाया, लेकिन बाद में जब लड़की को उसकी असलियत पता चली तो उसने अपने पिता को फोन कर आपबीती बताई। जो कासिम कुरैशी हैं वो लेके गए थे मुझे अपने घर पे। सबसे पहले हम जयपुर गए थे, उसके बाद आगरे में ही रहे थे। जब वो मुझे अपने घर ले गए थे तो बोला था कि हिंदू तरीके से शादी हो गई तो अब मुस्लिम तरीके से भी होगी। इसलिए नाम सबसे पहले अपना कासिम ही बताया था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के आज़ाद नगर एरिया में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल की है, उसके परिवारजनों ने थाने पे आके कंप्लेंट दी थी कि कोई व्यक्ति ने जिसका नाम कासिम कुरैशी है उनकी बेटी को लेके गया था और जो है इन्होंने बाद में शादी भी की थी। इनका आरोप यह है कि अपने आइडेंटिटी को छुपाते हुए, अपने धार्मिक आइडेंटिटी को छुपाते हुए इन्होंने जो है शादी की थी। इस प्रकरण में थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। धारा 420, 120B, 376, 363 और 3/4 पॉक्सो और अन्य धर्मांतरण रिलेटेड जो धाराएं हैं अधिनियम के अंतर्गत, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगरा में नाबालिग के धर्म परिवर्तन का ये मामला सियासी तौर पर गर्म है, इसीलिए पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव है। लड़की अपने माँ बाप के पास लौट आई है, लेकिन तय है कि इस पर बवाल बढ़ेगा। 15 वर्ष की बच्ची, 9 आप सोचिए 9th क्लास की स्टूडेंट है और उसके साथ में जिस प्रकार का व्यवचार है, जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सोची समझी साजिश है और वो इस साजिश को मैं समझता हूँ पूरी कार्रवाई होगी और हम लोग कहीं भी इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं यहाँ इस क्षेत्र में हमारी पार्टी के और जो बहुत प्रमुख समाजसेवी कार्यकर्ता हैं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। रात को देर रात तक हम लोग पुलिस में कार्रवाई के लिए प्रयासरत थे और पुलिस ने भी ठीक काम किया है। यूपी में उमर गौतम की साजिश का पर्दाफाश करने में एटीएस जुटी हुई है और ऐसे मामलों की तहकीकात की जा रही है जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन का शक है। लेकिन गुजरात की सूरत में धर्मांतरण का एक ऐसा मामला सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। आरोप है कि भटार इलाके में 19 साल के संतोष को उसके कुछ दोस्त घर से भगा कर ले गए। उसके 2 भाइयों ने खोजबीन जारी रखी, लेकिन 7 साल बाद जब संतोष का सुराग मिला तो पता चला कि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब्दुल्ला बन गया है। पता चला तो परिवार के लोग उसे घर लेकर आए, लेकिन 4 महीने बाद ही वो फिर घर से भाग गया और बताया जा रहा है कि वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एक मस्जिद में रहता है। संतोष के भाइयों का कहना है कि घर आना तो दूर की बात, उल्टे वो अपने भाइयों से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहता है और दलील देता है इस्लाम अपनाने के बाद कोई काम नहीं करना पड़ेगा। फिर बाद में हम जूता पाली सब काम धंधा करते हैं, कुछ भी छोटा छोटा। और मेरा भाई तो वो दोस्तारों में रहता था, मुसलमानों के साथ में रहते थे, हम भी रहते थे,
ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा भाई क्या इनके झांसों में फंस गया। इनको बहका के फुसला के ऐसा लालच दे के तुझे जन्नत में ले जाएंगे, तू राजा जैसा जिएगा, गद्दी मिलेगी, काम नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से उसको लेके गए। और हम लोगों को पता चला था कि ये सब इनके साथ में रह रहा है और काम धंधा भी नहीं कर रहा, अभी काम पे भी नहीं चल रहा है। तो इसका और अब देखिए काम की खबर। हाल के दिनों में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद खून के थक्के जमने के कई मामले एक नई स्टडी में सामने आए हैं। जर्मनी और इटली में हुए रिसर्च के मुताबिक सुई की टिप यानी अगला हिस्सा मसल्स के अंदर तक सही तरीके से न पहुंचकर अगर ब्लड वेसल में सीधे पहुंच जाता है तब ऐसी शिकायत सामने आती है। भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल का फाइनल डेटा जारी किया है। इसके मुताबिक कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 77% असरदार साबित हुई है। वहीं डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन 65% असरदार रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने आगाह किया है कि दुनिया कोविड-19 महामारी के बेहद खतरनाक दौर में है। इसमें डेल्टा जैसे वेरिएंट अधिक संक्रामक हैं और वक्त के साथ लगातार बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट 100 देशों में पाया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 20 अगस्त को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। इससे पहले भी प्रारंभिक परीक्षा की तारीख का ऐलान किया गया था, लेकिन 19 अगस्त को मुहर्रम होने के कारण परीक्षा की तारीख 20 अगस्त कर दी गई। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। योग्य उम्मीदवार अब 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर इस्तेमाल किए जाने वाले थ्रेड के समान एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। नया फीचर यूजर्स को किसी एक सब्जेक्ट से जुड़े पुराने पोस्ट को आपस में कनेक्ट करने की सर्विस देगा। हालांकि ट्विटर पर यह फीचर पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। रिलायंस जियो के यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने एक नई सर्विस पेश की है जिसका इस्तेमाल कर यूजर्स इंस्टेंट इंटरनेट डेटा पा सकते हैं और उसका पेमेंट बाद में कर सकेंगे। अब जियो के प्रीपेड यूजर्स डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद कंपनी से डेटा लोन पर ले सकते हैं, जिसे इमरजेंसी डेटा लोन नाम दिया गया है। राफेल को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है, क्योंकि राफेल सौदे की जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। उधर फ्रांस में न्यायिक जांच शुरू हुई, इधर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से जेपीसी जांच की मांग उठा दी। असल में भारत को बेचे गए 36 राफेल लाइक विमानों के सौदे में भ्रष्टाचार की जांच फ्रांस में शुरू हुई है। एक फ्रांसीसी जज को भ्रष्टाचार के संदेह पर अरबों डॉलर की डील की जांच करने का काम सौंपा गया। ये जानकारी फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच यानी पीएनएफ ने दी है। इससे पहले फ्रांस की वेबसाइट मीडियापार्ट ने दावा किया था कि डील कराने के लिए डसॉल ने बिचौलिए को लाखों यूरो कमीशन दिए थे। इस रिपोर्ट के बाद फ्रांस की एनजीओ शेरपा ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से जुड़ी एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सौदे की जांच के लिए एक जज को नामित किया गया है। जांच के दौरान उस समय के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और वित्त मंत्री इमैनुअल मैक्रों से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। इन दोनों के कार्यकाल में ही इस डील पर साइन किए गए थे। ये सवाल बड़ा सीधा है कि अब भ्रष्टाचार की परतें खुल चुकी हैं। प्रथम दृष्टि से राफेल स्कैम सामने है, राफेल में भ्रष्टाचार सामने है, सरकारी खजाने को चूना लगाना सामने है और देश हित का विरोध करना या देशद्रोह सामने है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सामने आकर अब राफेल घोटाले की जेपीसी जांच करवाएंगे? सवाल इतना ही है। अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहां की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।